हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेशन 2025-26 सीबीएसई का सैम्पल पेपर ना। जो ये सैम्पल पेपर है ये आपके प्री बोर्ड्स और जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे जो भी आपके डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे और जो आपका प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं सैम्पल पेपर को। फर्स्टली ये सैम्पल पेपर ये है 50 मार्क्स का एंड इसमें टाइम दे रखा है। ये है 50 मार्क्स का सैम्पल पेपर, इसमें टाइम दे रखा है मैं 2 आवर्स। ठीक है, तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप चाहो आपको पढ़ सकते हो। अभी हम शुरुआत करेंगे विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सेक्शन है यानी कि एमसीक्यूज। नाउ क्वेश्चन 1, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ना यहाँ पे मैं एनी 4 करने के लिए बोल रखा है लेकिन अब 6 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं विद इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 1. Which type of non-verbal communication is shown by actions like raising a hand to greet or pointing a finger at someone? Now यहाँ पे मैं एक टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बतानी है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें भी काफ़ी कैटेगरीज होती है, तो हमें उसमें से एक बताना है। तो ऐसी कौन सी टाइप की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम एक्शन करते हैं, जैसे कि रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट समवन, पॉइंटिंग अ फिंगर एट समवन या थम्स अप करना टू एक्सप्रेस अप्रूवल। ये सारी एक्शन जो है ये कि हम कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में करते हैं इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हम करते हैं जेस्चर, इसको हम बोलते हैं जेस्चर्स। जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो जिस तरह से अपने फेस बना रखा है वो होता है। जो पोस्चर है वो किस तरह से हम बैठे हुए या खड़े हुए हैं। और डी जो है आई कॉन्टैक्ट, ये है हमारी जो आँख है वो दूसरे की आंखों के साथ नजर मिला रही है। लेकिन जो जेस्चर है वो एक्शंस है। ठीक है, वो एक्शन जो हम करते हैं जनरली थ्रू आवर हैंड्स। तो जो इसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा जेस्चर। फिर सेकंड, यू टेक ओनरशिप ऑफ अ टास्क, कंप्लीट इट सिंसियरली एंड रिपोर्ट ऑनेस्टली इवन इफ इट इज डिलेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दिस बिहेवियर एज वन ऑफ द स्किल्स यू मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। जो ये सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, टेकिंग ओनरशिप ऑफ अ टास्क, कंप्लीटिंग इट सिंसियरली एंड रिपोर्टिंग ऑनेस्टली इवन इफ इट इज डिलेड। अगर आपने डिले करा, थोड़ा लेट करा अपने टास्क को, लेकिन फिर भी रिपोर्ट करा ऑनेस्टली बिना झूठ बोले, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो आपका टास्क है, जो आपका काम है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, आप फुली अकाउंटेबल हो। ऑनरशिप ऑफ टास्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इस लाइन का मतलब ये है कि आप बोल रहे हो कि मैं इस टास्क को करके रखूंगा और सिंसियरली कि इसमें लगे रहोगे जब तक वो काम हो नहीं जाता। तो ये होएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ये चीज़ है इट डिस्क्राइब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, सो ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करेक्ट आंसर होएगा। फिर क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सजेस्टेड स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड वंस इमोशन। ये रेगुलेट कर देना, अपने कर पाना अपने इमोशंस को, इसको बोलते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इनमें से कौन सी चीज़ है विच इज़ नॉट वन ऑफ द स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये है मेकिंग डिसीजंस प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस। ऑल्दो हम कुछ हद तक इमोशंस के बेस में डिसीजन बना सकते हैं, हमें प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा मेरिट्स को भी देखना चाहिए। ठीक है, कि किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, कौन सा बेनिफिशियल चीज़ है, जिस डिसीजन में ज़्यादा बेनिफिट होता है हमें उस चीज़ को भी देखना रहता है कि किस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में ज़्यादा नेगेटिव्स है। ठीक है, हम उस बेसिस में हमें उस बेसिस में डिसीजन करने चाहिए और नॉट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। तो हमने 4 है, व्हाट इज द एक्शन कॉल्ड व्हेन यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर एंड इट डिस्प्लेज द फाइल्स डिटेल्स विदाउट क्लिकिंग। जो फाइल एक्सप्लोरर है वो विंडोज़ में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, लेकिन विंडोज़ की बात कर रहे हैं अभी, वो विंडोज़ में वो प्रोग्राम होता है जिससे आप अपनी जितनी भी फाइल्स है आपके कंप्यूटर में वो आप देख सकते हो। तो जब आप अपने माउस पॉइंटर को, जो ये कर्सर है, जो ये कर्सर आपको अभी देख रहा होगा, दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर या कर्सर। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर इसको हवर करते हो विदाउट क्लिकिंग और ये फाइल की डिटेल्स को एक्सप्लेन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी मैं फाइल एक्सप्लोर में नहीं कर रहा, मैं इसी प्रोग्राम में कर रहा हूँ, इस वाइट बोर्ड में मैंने इसके ऊपर हवर करा और देख रहा हूँ ये डिटेल्स दिखा दी कि ये क्या करता है। तो इस चीज़ को, इस एक्शन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हवर।
आप किसी चीज़ के ऊपर हवर कर रहे हो और उसकी वजह से उस चीज़ के बारे में डिटेल्स आपको पता चल रही है और आप क्लिक नहीं कर रहे, आप अपना माउस बटन नहीं दबा रहे, तो इसको हम बोलेंगे हवरिंग। तो मैंने इस केस में आपको इस प्रोग्राम में बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये फाइल एक्सप्लोरर में भी होता है और बहुत सारे और भी सारे प्रोग्राम्स में होता है। फिर फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, संजना opened a small grocery store in her neighborhood. Despite competition from nearby stores, her business attracted regular customers. Within a year, she expanded her store and later opened 4 more branches across the city. She now plans to expand 2 more cities. तो इसमें which stage of the career or entrepreneurial process is she currently in? जो संजना है वो कौन से प्रोसेस में है इन दी entrepreneurial, ठीक है, which stage is she in her career? तो ये सी इज इन ग्रोथ स्टेज, ग्रो, क्योंकि जो ये है ये अपने बिजनेस को क्या कर रही है, अपने बिजनेस को, अपने स्टोर को एक्सपैंड कर रही है। सबसे पहले उसने अपने स्टोर को एक्सपैंड करा, फिर आपने 4 और ब्रांचेस खोल दी और अक्रॉस दी सिटी, ठीक है। फिर बाद में सी नाउ प्लान्स टू एक्सपैंड 2 more cities, टू एक्सपैंड हर बिजनेस टू 2 more cities। तो जो ये है ये अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है संजना, इसलिए हम इसको बोलेंगे ग्रोथ स्टेज, ठीक है। एंटर, जब आप अपने बिजनेस को सबसे पहले, जब आप मार्केट को सबसे पहले एंटर करते हो, अपने बिजनेस को शुरू करते हो। सर्वाइव, जब आप जो कंपटीशन है उसके अगेंस्ट सर्वाइव करते हो, ठीक है, क्योंकि आप इंश्योर करते हो कि आपका जो बिजनेस है वो फेल ना हो जाए, रिटायर जब आप ऑब्वियसली रिटायर कर जाते हो, ठीक है। लेकिन अभी ये ग्रोथ स्टेज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है। तो अपने 6 है, डोनेटिंग थिंग्स वी डू नॉट यूज सच एज क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर और फूड कंट्रीब्यूट्स टू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जब हम चीज़ों को डोनेट करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कपड़े हो, किताबें हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं SDG 12, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। आप रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब आप किसी और को दे दे रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन माना जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे AI के रिगार्डिंग क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे any5 बोल रखा है, हम ऑल 6 करेंगे। First, with respect to the type of data fed into the AI model, AI models can be broadly classified into dash domains. AI को हम कितनी डोमेन्स में कर सकते हैं? We can divide it into 3 domains, ठीक है। जो AI है उसमें कितनी डोमेन्स होती है? उसमें होती है 3 डोमेन्स। कौन सी डोमेन्स होती है? सबसे पहले स्टेटिस्टिकल, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स के बेस में। फिर दूसरी होती है कंप्यूटर विजन और फाइनल होती है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये 3 डोमेन्स होती है, इनमें अलग अलग टाइप का डेटा दिया जाता है AI मॉडल को। स्टेटिस्टिक्स में नंबर बेस्ड डेटा जो होता है वो दिया जाता है, कंप्यूटर विजन में विजुअल डेटा चाहे इमेजेस हो या वीडियोज़ वो दी जाती है, और NLP में जो लैंग्वेज होती है वो दी जाती है, टेक्स्ट जो अभी आप AI से बातें कर रहे हो वो दिया जाता है। तो ये 3 डिफरेंट डोमेन्स होती है AI की, और इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दिया जाता है AI को फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। फिर 2 है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेंशंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ये करेक्ट है। जो वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क होता है ऑफ AI, उसमें जो क्रिएटर है उसका, इंडिविजुअल्स जो डिसीजन बनाते हैं थ्रू द AI, उनके कैरेक्टर और इंटेंशंस को अकाउंट में लिया जाता है, ठीक है, उनके बेसिस में किया जाता है। फिर हमने जो रीज़न है ये भी करेक्ट है। वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क इवेलुएट्स वेदर एक्शंस अलाइन विद प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इसलिए जो बोथ ए एंड आर ट्रू है वो करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए ऑप्शन ए सब सही आंसर रहेगा। फिर थर्ड है अ टीचर यूजेस अ रूल बेस्ड प्रोग्राम टू ग्रेड स्टूडेंट्स एसेज। The program was trained to look for specific keywords and phrases to assign grades. However, when students start using new words and expressions not included in the training, the program gives incorrect grades. Now, ये कौन सा टाइप का प्रोग्राम है? ये रूल बेस्ड अप्रोच को यूज़ कर रहा है। ये AI मॉडल कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहा है? रूल बेस्ड अप्रोच। जैसे आप जानते हैं रूल बेस्ड अप्रोच में इफ़ एंड देन स्टेटमेंट्स होती है, और ये काफ़ी रिजिड होते हैं, ये बदल नहीं सकते, ये अडेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लर्निंग नहीं करते, ठीक है। रूल बेस्ड अप्रोच डज नॉट लर्न, वो प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस में चलता है। इसलिए जब स्टूडेंट्स जो है वो न्यू वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो न्यू वर्ड्स तो उसके है ही नहीं प्रोग्रामिंग में, इसलिए वो उनको समझ नहीं पाता है, एंड दस इट गिव्स इनकरेक्ट ग्रेड्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इश्यू वो होएगा दैट द रूल बेस्ड अप्रोच इज स्टैटिक एंड कैन नॉट अडेप्ट टू न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस।
ठीक है, जो रूल बेस्ड अप्रोच है वो स्टैटिक होता है, मतलब वो एक जगह आप बोल सकते हो एक तरह से कि वो फ्रोजन इन टाइम होता है, ठीक है। और इट कैन नॉट अडेप्ट टू न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, जबकि जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच होता है जिसमें मशीन लर्निंग आती है वो अडेप्ट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली लर्न्स फ्रॉम न्यू डेटा। तो दैट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इशू जो इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर रखा है। फिर फोर्थ है, डैश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस दैट हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स अ डेटा एंड हाउ वेल चोजन द मॉडल विल वर्क इन द फ्यूचर। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? वो होएगा इवेल्युएशन। ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट आंसर होएगा इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इससे आप अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हो बिफोर रिलीजिंग इट फॉर द जनरल पब्लिक। आप अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि आपने सही मॉडल चुना है और कितने अच्छी तरीके से वो मॉडल अपने रिक्वायर्ड टास्क को करता है, ठीक है। इसलिए जो इवैल्यूएशन है इसको एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। और ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल में कौन सा पार्ट है? ये है फिफ्थ पार्ट। इसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, जब आप अपने मॉडल को रिलीज करते हो। फिर फिफ्थ है डैश, इसमें टू ब्लैंक्स दे रखा है, ठीक है, तो उसके बेसिस में आपको फिल करना है। जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डैश है, डैश इज मेनली फोकस्ड ऑन एनहांसिंग रॉ इनपुट इमेजेस और प्रिपेयरिंग देम फॉर अदर टास्क सच एज रीस्केलिंग, करेक्टिंग ब्राइटनेस और चेंजिंग टोन्स। इट इज अ सबसेट ऑफ डैश। नाउ यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रखी है? याद रखना कि जो ऑर्डर है जिसमें आप लिखते हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इमेज प्रोसेसिंग की। जो इमेज प्रोसेसिंग है वो रॉ इनपुट इमेजेस को, जो इमेजेस आप देते हो जिसमें नो एडिट्स हैं, नो आपने मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, उनको इन्हेंस करता है और प्रिपेयर करता है ताकि वो अलग टास्क में और जो डिफरेंट टास्क हैं उनमें यूज़ हो सके। तो ये क्या क्या करता है? वो रीस्केल करता है, उसके साइज को बदलता है, ब्राइटनेस को करेक्ट करता है और टोन्स को चेंज करता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का सबसेट है? ये सबसेट है कंप्यूटर विजन का। ना अगर आप ऑप्शन ए चेक करते हैं, अगर आप ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर विजन पहले आता है और इमेज प्रोसेसिंग बाद में। तो कंप्यूटर विजन थोड़ी ना इमेज प्रोसेसिंग का एक सबसेट, वो तो उल्टा हो गया, ठीक है। इसलिए इमेज प्रोसेसिंग पहले आएगा, फिर आएगा कंप्यूटर विजन। सो जो ये है ये टास्क इमेज प्रोसेसिंग, इट इज़ अ सबसेट ऑफ कंप्यूटर विजन, क्योंकि इसमें कंप्यूटर जो है उनको विजुअल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तभी तो वो चेंजेस कर पाएंगे। अगर आप एक इमेज दोगे ही नहीं तो कैसे बदलाव करेंगे ये सारे, ठीक है। फिर सिक्स्थ है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। इन नेचुरल लैंग्वेज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड द मीनिंग्स फिट इनटू द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो वर्ड है सो, SAW, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। उसका एक मीनिंग तो होता है कि वो एक है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड सी, ठीक है, सी यानी कि देखना, तो एक तो वो हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो सॉ है वो एक टूल भी तो होता है जिससे आप चीज़ों को काटते हो। तो ये दो मीनिंग्स हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जो वर्ड है उनके पास वर्ड्स है, जो उन वर्ड्स हैं उनके पास मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं एंड वो चेंज होती है बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसलिए जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसमें इस वाले इश्यू को फिक्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर क्वेश्चन 3 है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। वापस से हम ऑल 6 करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, अ सेल्फ ड्राइविंग कार फेल्स टू डिटेक्ट पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग एट नाइट रिजल्टिंग इन अ नियर एक्सीडेंट, विच डोमेन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी शुड बी इनहांस्ड। इनमें से कौन सी डोमेन को हमें इनहांस करना चाहिए? इट शुड बी कंप्यूटर विजन। क्यों? कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है दे आर जनरली रिलायंट ऑन कंप्यूटर विजन, ठीक है। उनमें कैमराज लगे होते हैं और उन कैमराज से वो देखती है और उससे वो एनालाइज करती है और डिसीजन करती है, ठीक है, कि कौन सी डिसीजन लेनी चाहिए और कैसे नेविगेट करना चाहिए रोड्स को। तो हमें कंप्यूटर विजन जो है इट शुड बी इन्हांस्ड टू इम्प्रूव सेफ्टी, क्योंकि उसी से तो वो जानेगी कि उसको कैसे चलना चाहिए। इसलिए कंप्यूटर विजन शुड बी इन्हांस्ड। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, जो ये ABC ये सारे ऑप्शन है दे आर इरेलीवेंट। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करती नेविगेशन के लिए, ठीक है, और डिटेक्शन के लिए ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे जो ऑप्शन डी है कंप्यूटर विजन, ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान में सेकंड है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, इन द गिवन फ्रूट डेटा सेट व्हाट डू वी कॉल फ्रूट कलर एंड प्राइस। है जो ये पूरा डेटा सेट दे रखा है हम इसको क्या बोलते हैं? जो ये फ्रूट कलर एंड प्राइसेस दे रखे हैं, जैसे कि ये चेरी रेड, ये सब कुछ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फीचर्स।
ये है फीचर्स ऑफ दिस डेटा सेट। फिर थर्ड है, इन अ स्पैम ईमेल डिटेक्शन सिस्टम आउट ऑफ 1000 ईमेल्स रिसीव्ड 300 आर स्पैम, the system correctly identifies 240 spam emails as spam, but it also marks 40 as legitimate emails as spam. What is the precision of the system? ना सबसे पहले प्रिसीजन होता क्या है, एक एआई में प्रिसीजन होता है ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव को टीपी की फॉर्म लिख रहा हूँ। तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, वो होता है प्रिसीजन। तो इसके बेसिस में आप निकाल सकते हो कि इसका प्रिसीजन क्या आएगा। तो जो 240 स्पैम ईमेल्स कैरेक्टराइज एज स्पैम है, ये होगा आपका ट्रू पॉजिटिव, और जो ये 60 है लेजिटिमेट ईमेल्स एज स्पैम, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव होएगा। तो ऊपर रखोगे सबसे पहले 240, फिर नीचे रखोगे 240 प्लस 60। तो अगर 240 को 300 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा फिर आंसर 0.80, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस सिस्टम का प्रिसीजन क्या होगा, वो होगा 0.80 या 0.8 जैसे बोलना है। फिर फोर्थ, ये भी एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ स्टेटमेंट्स इसमें ऐसा हो रखा है। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इन मशीन लर्निंग अ मॉडल विद लोअर एरर इज कंसिडर्ड टू परफॉर्म बेटर ऑन अ गिवन डेटा सेट, और रीजन है एरर हेल्प्स अस इवेल्युएट हाउ एक्यूरेटली अ मॉडल कैन प्रेडिक्ट अबाउट ट्रेनिंग एंड अनसीन डेटा, व्हिच इज व्हाई इट इज यूज्ड टू कलेक्ट टू टेस्ट सिलेक्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल। तो प्रीटी ऑब्वियस सी बात है कि जो एक मॉडल है जिसमें कम एरर होएगा, इट विल बी कंसिडर्ड टू परफॉर्म बेटर एक स्पेसिफिक डेटा सेट में। और जो एरर है वो हेल्प करता है, वो एक टूल है जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कितने एक्यूरेटली, कितनी एक्यूरेसी से एक मॉडल प्रेडिक्ट करता है बहुत ट्रेनिंग एंड अनसीन डेटा, वो सारा वो भी डेटा जिसको हम यूज़ करते हैं उसको ट्रेन करने के लिए, और उसके साथ साथ जो डेटा जो उसने कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ये जो डेटा जो यूज़र देगा तो वो अनट्रेन डेटा देगा, तो उसके बेसिस में भी हम जान सकते हैं कि कितना एक्यूरेटली एक मॉडल इन टाइप्स ऑफ डेटा को प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी मदद से हम बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल, जो सबसे अच्छा मॉडल है, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एआई प्रोजेक्ट के लिए। इसलिए जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें होएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ये करेक्ट होएगा। फिर फिफ्थ पार्ट, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन फ्रॉम द गिवन पिक्चर। ये कौन, जो ये पिक्चर है ये हमें क्या बता रही है, ये क्या एप्लीकेशन है ऑफ एआई ऑफ कंप्यूटर विजन, ये है फेस फिल्टर्स। जैसे कि स्नैपचैट हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, उनमें फेस फिल्टर्स ऐसे होते हैं जिससे आप कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है। कंप्यूटर विजन का क्या यूज़ होता है, उससे तो आइडेंटिफाई करेंगे कि किधर एक इंसान की आँख है, किधर उसके मुंह है, नाक है, ये सब कुछ। नहीं तो अगर ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होती तो वो गलत जगह लगा देता है इन फेस फिल्टर्स को, और वो काफ़ी अजीब सा लगता है। इसलिए कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन होती है फॉर फेस फिल्टर्स। तो हमने सिक्स्थ है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द सेंटेंस। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि आप एक्यूरेटली काउंट कर सको। जो टोकन्स हैं, जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं वो भी टोकन्स होते हैं, लेकिन उसके साथ जो ये छोटे छोटे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे ये कोमा हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया, ये भी टोकन माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको काउंट करोगे, आप खुद काउंट कर सकते हो, उससे आपके कितने टोकन चाहिए वो आएंगे 32। तो जो 32 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, देर आर 32 टोकन्स इन दिस सेंटेंस। या याद रखना इन वर्ड्स के साथ जो ये वर्ड्स हैं इनको काउंट करते करते हुए, और साथ में इन ए जो ये स्टॉप वर्ड्स हैं इनको भी काउंट करना है। ठीक है, इन वर्ड को काउंट करने के साथ आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स भी काउंट करने हैं, फिर उससे आप जान सकते हो कितने टोकन्स हैं इस पूरे पे। तो 32 टोकन्स है। फिर क्वेश्चन फोर, फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट डू फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे एथिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, जो एथिकल फ्रेमवर्क्स है वो भी एक टाइप का फ्रेमवर्क है। तो जो फ्रेमवर्क्स है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। वो बता दें कि हर एक स्टेप में एक एआई मॉडल को क्या चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, वो करेक्टली अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं एक एआई का थॉट प्रोसेस, आप ये बोल सकते हो। इसलिए जो फ्रेमवर्क है दे प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैंने आपको एथिकल फ्रेमवर्क बता दिया, वो एआई को स्टेप बाय स्टेप बताता है कि ये चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है, बायस नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी की कंसर्न्स होनी चाहिए, ताकि जो प्राइवेसी है यूज़र की वो सेफ रहे, ये सब कुछ।
इसलिए जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क्स। फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन है द टेस्टिंग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न। और स्टेटमेंट टू है द ट्रेनिंग डेटा सेट इज यूज्ड टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। ना जो ये वाला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है बी। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। क्यों? कि जो टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा ये बिल्कुल उल्टा बोल रखा है। ठीक है, जो स्टेटमेंट वन है उसमें होना चाहिए द ट्रेनिंग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न। एंड द टेस्टिंग डेटा फिर स्टेटमेंट टू में लिखना चाहिए द टेस्टिंग डेटा सेट इज यूज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख रखा है इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी। बोथ बोथ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, फिर बाद में थर्ड पार्ट अ कंपनी इज यूजिंग अ सिंपल एआई मॉडल टू स्क्रीन जॉब एप्लीकेंट्स फॉर एन एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट पोजीशन। द मॉडल कंसिडर्स 4 key attributes each assigned a weight based on importance. A bias value of 0.3 is added. The formula used is, ना हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y, तो y की वैल्यू को निकालने के लिए जो भी ये वैल्यूज दे रखी है ये सारी वैल्यूज 0.6 0.4 ये सब हमें डाल देनी है इस फॉर्मूले के अंदर। और फिर में जो बायस है उसके लिए अकाउंट कर देना है। आपको ये पूरा फॉर्मूला दे रखा है, आपको ये सारी वैल्यूज के अंदर डाल देनी है और आपका आंसर आ जाएगा 1.7 सी। ठीक है, फिर फोर्थ, वाई इज इट नॉट रिकमेंडेड टू इवेल्युएट अ मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग द सेम डेटा ऑन विच इट इज ट्रेंड। ये चीज़ रिकमेंड क्यों नहीं की जाती? वाई इज इट नॉट रिकमेंडेड? बिकॉज ऑप्शन डी, इट मे लीड टू ओवर फिटिंग एंड गिवन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्यूरेसी। ओवर फिटिंग का मतलब क्या होता है? ओवर फिटिंग मतलब कि जो एक एआई है वो एक स्पेसिफिक डेटा सेट के साथ बहुत यूज टू हो जाता है। ठीक है, तो वो जो आंसर्स होता है उनका रट्टा मार लेता है, उन आंसर को समझता नहीं, जो पैटर्न्स हैं उनको रिकग्नाइज नहीं करता, वो उन आंसर्स का रट्टा मार देता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई यूज़र है वो वाला डेटा प्रोवाइड करेगा उस मॉडल को जिसकी जो उसको ट्रेन नहीं कर रखा है, जिसके जो उसके ट्रेनिंग डेटा में नहीं है, तो जो ये एआई है ये वेरी इनएक्यूरेट आंसर देगा, बिल्कुल गलत आंसर देगा। इसलिए जो टेस्टिंग डेटा है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। इससे आप एआई जो आपका मॉडल है उसको एक्यूरेटली इवेल्युएट कर सकते हो कि ये बस आंसर का रट्टा मार रहा है या ये करेक्टली जो पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन डिफरेंट थिंग्स उनको रिकग्नाइज कर पा रहा है और उसके बेसिस में आंसर दे रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से जो ये ओवर फिटिंग है इसकी वजह से एक काफ़ी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्यूरेसी आएगी। इसका मतलब क्या है ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्यूरेसी का मतलब कि आप सोचोगे कि जो आपका एआई है वो बिल्कुल एक्यूरेटली, जो आपका मॉडल है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो काफ़ी इनएक्यूरेट है। बस उसने उन आंसर्स को याद कर लिया है इसलिए वो आपको एक काफ़ी हाई एक्यूरेसी दे रहा है, नहीं तो रियलिटी में वो काफ़ी पोरली परफॉर्म करेगा इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन होएगा। इट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू इवेल्युएट मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग द सेम डेटा ऑन विच इट वाज ट्रेन्ड। इसलिए जो आपका टेस्टिंग डेटा है वो डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम योर ट्रेनिंग डेटा। फिर फिफ्थ है द नंबर्स वन, ये सारे नंबर्स है। ठीक है, आप देख सकते हो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज और डिस्प्ले। व्हाट इज द करेक्ट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस मेजरमेंट? जो ये मेजरमेंट है नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ इन एन इमेज या डिस्प्ले किसी भी चीज़ के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इस टर्म को बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो वो नंबर ऑफ पिक्सल्स इन विड्थ एंड हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर बाद में सिक्स, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी शोन इन द गिवन पिक्चर। ना सबसे पहले ये एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो दिखा रखी है, तो इस वीडियो में ऑब्वियसली जो नरेटर है वो कुछ बोल रहा होगा, तो यहाँ पे जो एनएलपी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसका क्या यूज़ दिखा रखा है, जो एक ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट भी कर रखा है। क्या यूज़ है एनएलपी का? वो है ऑटो जनरेटेड कैप्शंस। जो एआई है वो सुन रहा है, वो समझ रहा है कि जो नरेटर है इस वीडियो का वो क्या बोल रहा है और उस वाली इन्फॉर्मेशन को वो टेक्स्ट में लिख रहा है। जो ये ग्रीन बॉक्स है यहाँ पर टेक्स्ट लिख रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ये लिख रखा है। ठीक है, तो जो ये वो इस इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहा है और इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है? जो लोग जो डेफ होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है, इससे वो रीड कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। तो जो एनएलपी की एप्लीकेशन है वो क्या है? वो है ऑटो जनरेटेड कैप्शंस। जो एआई है मॉडल है वो सुन रहा है नरेटर क्या बोल रहा है
और उस वाली इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट में लिख रहा है ताकि डेफ लोग जो है वो देख सके, वो जान सके क्या चीज़ बोली जा रही है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ, फर्स्ट पार्ट है इसका, यू आर डिसाइडिंग टू डोनेट टू अ चैरिटी, वन रिसिपेंट इज अ लोकल स्कूल इन योर नेबरहुड while another is a school in a distant country, which factor might unconsciously influence your decision. Now इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं बायस। ठीक है, आपका बायस क्या है, तो क्या क्या चीज़ है ऐसी, ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से आप बायस्ड हो गए एक स्पेसिफिक डिसीजन को करने के लिए, वो है लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। जो मोस्ट लोग हैं वो सोचेंगे कि ये लोकल स्कूल जो है हमारे नेबरहुड में ही है, तो हम अपने जो आसपास का एरिया है हम उसका ही बेनिफिट करते हैं, इसलिए आप उस वाली चैरिटी में डोनेट करने का आपका लाइक्लीहुड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ स्कूल इन अ डिस्टेंट कंट्री। आप सोचोगे कि हम अपने आसपास के इलाके का ही फ़ायदा कर लेते हैं, है ना। इसलिए जो ऑप्शन है लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, ये है द फैक्टर विच माइट अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, यानी कि आपका बायस। ठीक है, फिर बाद में सेकंड, अ हाउस वाज प्रेडिक्टेड टू कॉस्ट, ये जो लिख रखा है 4 लाख। ठीक है, 4,53,000, बट दी एक्चुअल सेलिंग प्राइस बस 4,88,000। ठीक है, तो इसमें एरर रेट क्या है ना, आपको एरर रेट निकालने के लिए क्या करना है, और आपको एरर रेट निकालने के बाद राउंड करना है टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले जो ये 4,88,000 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इससे। ठीक है, 4,53,000 से, फिर बाद में आपको डिवाइड कर देना है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस बोल रखा है इसलिए डिवाइड कर देना है 1000 से, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस पूछ रखा है। ठीक है, फिर थर्ड है, ये इमेज दे रखी है। ठीक है, द टर्म दैट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक फेसेस, बाइसिकल्स और बिल्डिंग्स इन इमेजेस और वीडियोस एंड इज यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज इमेज रिट्रीवल एंड ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम्स इज। यहाँ पे क्या चीज़ यूज रखी है, यहाँ पे जो डिफरेंट इंस्टेंसेस है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं, जो ये आपको बिग बॉक्सेस से दिखते हैं, रेड कैट, जो ब्लू है वो डॉग, और ग्रीन डक। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स है इस इमेज में, जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिटेक्ट कर रखे हैं और सेपरेटली दिखाए गए हैं। इसलिए ये किस चीज़, ये क्या चीज़ मानी जाएगी, ये मानी जाएगी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और इसको ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम्स या इमेज रिट्रीवल इन वाली एप्लीकेशन में भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है एक इमेज के अंदर वो डिटेक्ट हो जाते हैं और पता चल जाता है कि किधर है वो, उनकी पोजीशन क्या है। फिर फोर्थ, डैश इज द आउटकम ऑफ द मॉडल रॉन्गली प्रिडिक्टिंग द नेगेटिव क्लास एज पॉजिटिव। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जब एक मॉडल जो है इट रॉन्गली प्रिडिक्ट्स द नेगेटिव क्लास एज पॉजिटिव क्लास, इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ये एक फॉल्स पॉजिटिव है, और इसका जो उल्टा होता है, जब जो एक मॉडल है, एक एआई मॉडल, जब वो प्रिंट करता है, रॉन्गली प्रिंट करता है दैट द पॉजिटिव क्लास इज नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। और डिपेंडिंग ऑन हम क्या एआई एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें इन चीज़ों का डिफरेंट डिफरेंट फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मेडिकल क्लास, एक मेडिकल बेस्ड एआई बना रहे हो, तो एक फॉल्स नेगेटिव का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप फॉल्सली बोल रहे हो कि किसी पास डिजीज़ है नहीं लेकिन उसके पास सच में डिजीज़ है, तो वो ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव जो है इट इज़ व्हेन अ मॉडल रॉन्गली प्रेडिक्ट्स द नेगेटिव क्लास एज पॉजिटिव क्लास। फिर फिफ्थ है, विच टाइप ऑफ बॉट इज इजी टू क्रिएट, वर्क्स बेस्ड ऑन प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस, इज मोस्टली फ्री, easy to integrate with messaging platforms, requires little or no language processing skills and has limited functionality। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट बॉट। ये वापस से कौन से टाइप ऑफ अप्रोच से बनता है, बाय रूल बेस्ड अप्रोच। इसकी वजह से इसके पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग नहीं होती, वो डेटा को एनालाइज करके नहीं बनता और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करता, वो प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ रूल्स इफ देन स्टेटमेंट से फंक्शन करता है स्क्रिप्ट बॉट। इसलिए ये आसान भी है बनाना। ठीक है, इट इज़ ईजी टू क्रिएट, लेकिन लिमिटेड फंक्शनैलिटी भी होती है। और जो स्मार्ट बॉट्स है वो मोस्ट प्लेटफॉर्म्स में जो आपको चैट बॉट दिखते हैं वो स्मार्ट बॉट्स होते हैं। ठीक है, उनमें आप जो भी चीज़ लिखोगे वो एआई जान सकता है आपने क्या लिखा है, और उसके बेसिस में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। फिर सिक्स्थ है, व्हाट आर दी स्टेम्ड एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड फ्लाइज। जो वर्ड फ्लाइज है उसमें स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन से क्या फ़र्क होता है, जो वर्ड्स में सफिक्सेस होता है वो काफ़ी बार यूजलेस होते हैं, इसलिए उनको हटाना, काटना ज़रूरी होता है।
तो जब आप स्टेमिंग करोगे, स्टेमिंग जो है वो एक ज़्यादा सिंपल तरीका है वर्ड्स को, रूट वर्ड को फाइंड करना, ठीक है, उसके सफिक्सेस प्रीफिक्सेस वो हटाना और रूट वर्ड को फाइंड करना। जनरली सफिक्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये तो जो रूट वर्ड है उसको फाइंड करने के लिए ये काफ़ी बेसिक होता है। जो ये सफिक्स होता है उसको हटा देता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक डिक्शनरी में नहीं दिखता, इसलिए कभी कभी बार ये एक्यूरेट रिजल्ट्स भी दे देता है, ठीक है, जैसे कि क्राइंग, ठीक है, क्राइंग जैसे वर्ड है क्राइंग, CRYNG, क्राइंग। तो जब इसको स्टेम करेगा तो जो ING है, इसका सफिक्स जो ING है उसको हटा देगा, जिसकी वजह से बन जाएगा क्राई, ठीक है। तो ये स्टेमिंग का रिजल्ट है, स्टेमिंग, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ स्टेमिंग। ये ING वाले सफिक्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको हटा देता है, जिसकी वजह से क्राइम जाता है। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट्स भी दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये इनएक्यूरेट, गलत रिजल्ट्स भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको पता है कि जो ES है वो मोस्ट केसेस में एक सफिक्स की तरह यूज किया जाता है, लेकिन फ्लाइज के केस में ये गलत होएगा। अगर वो इस वाले सफिक्स को काट देगा फ्लाइज में से, तो ये FLI हो जाएगा, और करेक्ट फॉर्म क्या होगी, करेक्ट फॉर्म तो होगी FLY, फ्लाई। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए कभी बार स्टेमिंग के ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन जो लेमेटाइजेशन है उसमें ऐसा कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, क्योंकि जो लेमेटाइजेशन है वो वर्ड्स को उनके डिक्शनरी में सर्च करता है और करेक्ट फॉर्म अप्लाई करता है हमेशा। लेकिन इसमें इस वाले प्रोसेस में ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर भी यूज़ होती है, ठीक है। इसलिए ये नहीं है कि लेमेटाइजेशन वास्टली सुपीरियर स्टेमिंग से, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन वो स्टेमिंग से कम है। इसलिए जो स्टेमिंग का रिजल्ट होएगा इस वर्ड में वो होएगा FLI, फ्लाई, फ्ली ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, FLI। लेकिन जो लेमेटाइज्ड रिजल्ट है वो करेक्ट होएगा FLY, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए के हो गए। नाउ जो ये नेक्स्ट पेज है इसमें सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चन को करेंगे बाद में, ठीक है, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय।